मन की देखो बावरी है बातें, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। मुझे बचाओ कोई, सच्ची माँ की कसम मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो प्लीज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। चक्र भैया लौटेगा, खींच के जब दिल में लाते रह जाओगे, वक्त की जंजीरों में तब वक्त को ना बदल पाओगे, और का तुम काम कर लो, वक्त है गुलाम उसका, जी हजूरी उसकी कर लो, हाथ मिलाकर खड़े रहोगे, वक्त तुम्हें तड़पाएगा, औकात में तुम अपनी रहना, इसके आगे सर झुका के कह दो तुम, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। नहीं है मुझे स्वीकार, मैं मत को बचूंगा, मैं मत को बदल के रहूंगा। माँ, माँ, माँ आपसे कितनी बार बोला है मेरे कागजों को हाथ मत लगा करो आप। क्या है, मैंने तेरे किसी कागज को हाथ नहीं लगाया। और वैसे आजकल कागजों में कौन लिखता है सर? पापा ने तुझे लैपटॉप लाकर तो दिया हुआ है। माँ, तुम क्या जानो अदरक का स्वाद? हाँ, सारी अदरक तूने तो खाई थी जब तू मेरे पेट में था। बोलो तो मेरा अदरक खाने का दिल करता था। वो सब बोलते थे जरूर बंदर पैदा होगा। तो हुआ बंदर आपको? भाई वाह, बंदर पूछ रहा है कि बंदर हुआ कि नहीं। अरे तू ही तो है अपना इकलौता बेटा बंदर, हैं? पर बेटा एक बात बता, तू ये दिन रात कागज के प्याले पीले करता रहता है? मैं? हाँ। आप नहीं समझोगे पापा। अच्छा। छोड़ो, नादान है आप, इस दुनिया से अनजान है आप, व्हाट्सएप से लेते ज्ञान है आप। अब ऐसे को कोई क्या समझाए, किसी को बंदूक की संतान है आप। सुनो जी, आपका बेटा कुछ कह रहा है आपके पिताजी के बारे में। क्या? मेरे पिताजी के लिए? आपके पिताजी जी नहीं, आपके पिताजी के बारे में। आपके पिताजी के लिए? आपके पिताजी के लिए क्यों बेटा? ओ, कितना फालतू समय है ना लोगों के पास, मतलब किसी भी बात पर लड़ सकते हैं। चलिए भाई मैं चला, मुझे बहुत काम है। अब युवा होकर यूं घर में बैठकर लोगों की तरह व्हाट्सएप तो नहीं चला सकता ना मैं। इन्हें लगता है कि भाई दुनिया का सारा ज्ञान, सारी जानकारी बस इसी पर मिल जाती है, तो बाहर क्यों निकलना? राज, पर तुम्हारा ये बेटा मुझे आजकल की दुनिया का तो नहीं लगता। अब देखो ना, आजकल के बच्चे मोबाइल के बगैर सांस तक नहीं लेते, और ये हमें फोन के लिए डांटता रहता। मुझे नहीं, आपको। अच्छा, अरे अरे तू कहाँ की जाने की तैयारी कर रहा है बेटा? कहाँ जा रहा है तू? पापा कॉलेज। कॉलेज? आप भी ना बिल्कुल मम्मी की तरह होते जा रहे हो। क्या? मैंने क्या किया? अब मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा लाडला बेटा ताने दे रहा है। ताने? ताने नहीं दे रहा, तारीफ कर रहा है। अच्छा। अब औरत की तरह बनना आसान होता है क्या? हाँ भैया, औरतें कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है खुश रहने का। बस हम मर्द लोग तो बाल की खाल निकालते रहते हैं। अच्छा, अब आप लोग की इजाजत हो तो मैं जाऊं कॉलेज? हाँ बेटा जाओ, तुम्हें किसने रोका है? जाओ बेटा जाओ। सुनिए ना, क्या हुआ? आप उससे जो कहना चाहते हैं वो कह क्यों नहीं देते? बस इधर उधर की बात बोल के ना टाइम वेस्ट करना। अरे तो तुम क्यों नहीं कह देती? रोकना आप चाहते हो, मैं नहीं। राज, अगर तुम भी इसे उल्टे सीधे गीत गाते हुए देखती ना तो तुम भी रोकती इसे। ऐसा लगता है कि जैसे हम 1947 के पहले दौर से गुजर रहे हैं। अरे पता नहीं किससे आजादी दिलवाना चाहता है हमें। क्या हम गुलाम हो गए हैं? तुम भी नौकरी करती हो, मैं भी नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा कमाते हैं हम,
अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और हो सकता है कल को हम इसे विदेश भी भेजे पढ़ने के लिए, तो किस बात की टेंशन है इसे? क्यों ये बेतुके गीत गाने गाता रहता है? और नाटक करता रहता है? मेरे दोस्त ने भी कहा है रोक लो इसे वरना पछताएगा, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। हाँ तो फिर रोक लो ना। आप रोकते क्यों नहीं? अरे वो तो कोई बात नहीं, आज आने दो इसे, आज मैं इसे बात करके ही रहूंगा। चलो छोड़ो ना, कॉलेज ही क्या होगा। हाँ। ये सब ना बस कॉलेज तक के शौक होते हैं कि दुनिया बदल दूंगा। मैं भी तो करती थी नाटक, क्या हुआ? कुछ नहीं। करती थी? अरे तुम तो आज भी नाटक दिखाने से बात नहीं आती हो। नहीं मेरा मतलब मजाक मजाक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप शनि भगवान के साथ टाइम गुजारने के मूड में हैं, वो भी कॉप मूड वाले। नहीं नहीं, दरअसल राग तुम मेरा मजाक समझ नहीं पाई हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप मेरा मजाक समझिए। हाँ, कीजिए। किचन में बर्तन पड़े हैं। है ना अच्छा मजाक? अरे बर्तन तो किचन में ही होते हैं, है ना अच्छा मजाक? बर्तन सिंक में पड़े हैं, समझे या समझाओ? नहीं समझ गया कि मजाक करना अच्छा होता है पर मजाक उड़ाना खतरनाक भी साबित हो सकता है। चलो भाई भुगतो। असार चाय गर्मा गरम, चाय गर्मा गरम। असार बेटा, अरे कहाँ गया ये? लगता है टॉयलेट में होगा। ये चाय। असार बेटा, असार बेटा, अरे कल रात देर आने की कहानी जो तुम अपनी माँ से सुनाने वाले हो ना, अरे यार मुझसे शेयर कर दो, मैं उसको थोड़ा एडिट कर दूंगा, वरना तू भी पिटेगा और मेरी हालत तो जानते ही हो तुम इस टॉर्चर कैंप में। अरे जल्दी से आ जाओ ना बेटा, तुम्हारी माँ आ गई तो। क्या हुआ? आसार कहाँ है? कुछ नहीं, आसार वो बाथरूम में आया नहीं ना रात को, आज ही लड़का आया, अरे, इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी। अरे काहे को टांगे तोड़ती हो? आ गया है बाथरूम में, तुम तो बस हर बात में इंसान में उतराती हो। पहले क्यों नहीं बताया? अरे बता तो हम, तुम सुनती कहाँ हो? बस गुस्सा गुस्सा एकदम। आसार, आसार, वो तो बाथरूम में है ही नहीं। बाथरूम में नहीं है तो मैं किससे बातें कर रहा था? बात सुनो, बाथरूम में नहीं है, शायद ऐसा करो तुम उसको फोन लगाओ। अरे टेलीफोन लगाओ ना उससे, जल्दी करो। हाँ कहाँ चला गया था ये? उसका फोन तो बंद जा रहा है। बंद जा रहा है तो उसका दोस्त अनिल को फोन लगाओ। क्या करता रहता है? मैं इसको जितना बताने की कोशिश करता हूँ उतना ही बता। हेलो बेटा अनिल, बेटा आसार तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, वो कल से तुमसे नहीं मिला। पर हेलो अनिल, हेलो अनिल। तो क्या हुआ? उसने फोन काट दिया। काट दिया? अरे काटना नहीं होगा, डिस्कनेक्ट हो गया होगा, कोई सिग्नल वगैरह का इशू होगा। वासे को फोन लगाओ। अरे वासे को फोन लगाओ, जल्दी करो। हेलो बेटा वासे, बेटा आसार कल से घर पे नहीं आया क्या? हेलो वासे, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी हमें बचा लो, हमें बचा लो आंटी। फोन छीन सालोगे, फोन छीन कर देखा ना, मार डाल इधर को। पता नहीं कहाँ फोन कौन दी को मारे रे। राग 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 क्या हुआ तुम्हें? राग चिंता मत करो, हौसला रखो, कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चे ये नाटक वगैरह करते रहते हैं ना, उसी के डायलॉग्स वगैरह सुनाई दे होंगे। तुम ऐसा करो, ये लो, ये पानी पियो, मैं उसके कॉलेज में आता हूँ। लो पानी पियो, पियो पियो, शाबाश पियो पियो। मैं अभी आया उसके कॉलेज में। दम निकल जाएगा मेरा तेरी हरकतों से। क्यों करता है तो ये सब? अरे तेरे गीत, तेरे नाटक क्या दुनिया बदल देंगे? माँ, ऐसी दुनिया में दम घुटता है मेरा। किससे कहूँ अपने मन की बात, कैसे कहूँ?
ऐसे मूक होकर हम युवा रह गए तो क्या जवाब देंगे अपने भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को? इसलिए आजाद भारत तुम्हारे हाथों में सौंपा था, जिसकी आत्मा को तुम लोगों ने कुचल दिया। इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए आज के युवा को। कैसी कैसी बातें करता है तू? कैसे भी नहीं। अच्छा सुनो ना मेरी अपनी कविता। मेरा मैं मेरे मैं से आजकल बात करने से डरता है। आईना लिए वो नाराज आंखों से मुझे घूरता रहता है। और मैं उस आईने में देखने से बचता हूं, असलियतों से नहीं उलझता हूं, हादसों से आंखें फेर लेता हूं। आवाज नहीं है क्या मेरे पास, या मैं डरता हूं? सब बढ़िया है, सब ठीक है ये कहकर एक ब्लैक अंग्रेजी कॉफी पी लेता हूं। तरक्की में है देश मेरा, मरते किसानों से पूछ लेता हूं। फुटपाथ पर सोते कंकालों से पूछ लेता हूं। सब बढ़िया है, सब अच्छा है ये कहकर एक हॉट फस अपने दोस्तों के साथ खा लेता हूं। घर की जिम्मेदारियां मुझे खींचती हैं और मैं खिंच जाता हूं। है देश के लिए भी जिम्मेदारियां, पर उनसे मुंह छिपाता हूं। मैं ही करूं क्या ये सब? ये डिस्कशन मैं अक्सर लोगों से करता हूं, पर सामने पड़े कूड़े के ढेर को कोई उठा दे, इसके लिए फोन नहीं कर पाता। पर ये कुछ दूसरे हैं, ना जाने कैसा खून है इनका। जिम्मेदारियां, परिवार, पढ़ाई, कमाई, विदेश जाकर सेटल होने के सपने नहीं है इनके। वो आते हैं और मेरी घर की दीवारें मजबूत कर जाते हैं, और मैं सुकून से रहूं ये भी पक्का करते रहते हैं। मैं अपनी 1.5 फुट की खिड़की से झांक कर अपनी दुनिया से ये कहता हूं, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब ठीक है। पर ना जाने क्यों घर में लगे उस घूरते आईने से मैं अपना मुंह छिपाता हूं, अपने जमीर को बिना जगाए। सब ठीक है, मैं खुश हूं ये कहकर थपथपा के सो जाता। तू ना पागल है, कैसी कैसी बातें करता है रे तू। चल तू मेरे साथ घर चल बस। राग 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 राग, अरे राग, अरे तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? मैं कहाँ अंधेरे में बैठी हूँ? देखो आसार अपनी कविता सुना रहा है, तुम भी चुप करके यहाँ बैठ जाओ, इसकी कविता सुनो। वैसे ना बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कह दूँ, तुझे जो करना है तो वो कर। राग राग, हमारा बेटा आजाद 1 महीने से घर नहीं आया। वो गुमशुदा है, उसे हमें ही ढूंढना होगा। राग, तुम ऐसा करो, तुम चल के थोड़ा आराम कर लो, कल हमें पुलिस स्टेशन भी चलना है। वो वासे का एक दोस्त है ना, उसका शायद कोई जान पहचान का है, हो सकता है वो हमारी मदद करे। चलो चलो तुम आराम कर लो, चलो उठो उठो। मेरा बेटा आसार गुमशुदा है? नहीं, वो तो मुझे अभी अपनी कविता सुना रहा था। आसार, बेटा आसार, वो देखो आसार, बेटा आसार, आसार, बेटा।
आप यहाँ बैठो, आप यहीं बैठो, मैं बात। अंकल आप यहीं आंटी के साथ बैठो, मैं बात करता हूँ। बेटा हाँ अंकल आप चिंता मत करो, आप यहीं रुको, मैं करता हूँ बात। सर आपने कहा था वो आज आसार के बारे में बताएंगे। आसाद? कौन आसाद? अरे वो आतंकवादी देशद्रोही। तुम कौन हो? उसी के साथी लगते हो कोई, हैं? अरे कैसे कैसे लोग बाहर घुसा रहे हैं अंदर? बाहर निकालो इसे। चलो निकल यहाँ से, यहाँ सारा साल लगा रखा। बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? क्या कहा उन्होंने? बेटा पता नहीं अंकल, 1 महीने तक घुमाते रहे और आज कह रहे हैं कि क्या क्या कह रहे बेटा? साफ साफ कहो ना बेटा, क्या कह रहे हैं? वो आसार कह रहे हैं आसार आतंकवादी है, क्या? देशद्रोही है और ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए, बाहर नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरा बेटा आतंकवादी, देशद्रोही? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। राग 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 बेटा, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं? मेरे बेटे को देशद्रोही कैसे कर सकते हैं? वो एक समझदार बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। ऐसा है आंटी, आपना बिना बात के सर के मुंह ना लगे। चलिए निकलिए यहाँ से। हम अपने बेटे को लिए बगैर नहीं जाएंगे, समझे आप? मैडम, हम शरीफाई से कह रहे हैं हमारा बेटा आतंकवादी है और देशद्रोही भी। अरे वो इस देश को उड़ाने की योजनाएं बना रहा था, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मेरा बेटा ना आतंकवादी है ना देशद्रोही। मेरा बेटा देश प्रेमी है। वो कहता था देश में अब प्यार होगा, ना होंगी नफरतें। मैं देश की जमीन बनूंगा, वो मेरा आसमां। अरे हाँ, तो बन जाएगा ना जमीन जल्दी ही, बहुत जल्दी दफन हो जाएगा इसी धरती में। वो लड़के संभाल इसको, वरना ये ना हो कि अपने बेटे की तरह ये भी यूं ही जेल में सड़ते रहें। साहब साहब ये कैसा इंसाफ है साहब? कम से कम एक बार तो हमें अपने बेटे से मिलने दीजिए। कोई तो कानून होगा ना साहब जिससे हम अपने बेटे को बचा सकें। क्या करें साहब, हमारे बेटे का तो कोई केस भी लेने को तैयार नहीं है। अरे मरना है उनको किसी देशद्रोही आतंकवादी का केस लेकर। और वैसे भी ऐसों को ना फांसी होती है, फांसी, रिहाई नहीं। एक मुफ्त की सलाह देता हूँ, बिना बात के पैसे बर्बाद मत कर और चल निकल गया। साहब कैसे आदमी है साहब आप? क्या आपके सीने में दिल नहीं है साहब? आपके भी तो बच्चे होंगे, अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो? ओ चचा, ये बकरा है, सोच के बोल। साहब को गुस्सा आ गया ना, तो तू तो गया अपने बेटे की तरह, समझा? आदमी है तू, तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? क्या हो गया खेल तेरी औलाद के साथ? हमने समझ जा, वरना ज्यादा समझाने बैठेंगे ना तो पूरे खानदान को ले डूबेगा तेरा बेटा। कैसे कैसे समझ रहा साहब? हमारा बेटा 1 महीने से घर में है, इसकी माँ जिंदा लाश बन चुकी है साहब। ना कुछ खाती पीती है, ना बोलती है, बस एकदम टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती रहती है साहब। उसको कैसे हौसला दूं साहब, कैसे? अरे वाह, अभी तो बड़ा चीख चीख के लड़ रही थी हमारे साथ, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो क्या कह रही थी? देश में प्यार हाँ होगा। हाँ हाँ, देश में अब प्यार होगा, ना होंगी नफरतें, मैं इसकी जमीन बनूंगा, वो मेरा आसमान। क्या कह रहे उसे? मर गया तेरा बेटा, ऐसे को मरी जाना चाहिए। कह दूंगा साहब, कह दूंगा, पर कम से कम उसकी लाश तो दिलवा दीजिए साहब। आप बताइए एक माँ कैसे यकीन करेगी कि उसका बेटा मर चुका है जब तक अपने बेटे की लाश नहीं देखी थी साहब? समझ में नहीं आ रहा है? सब तो ऐसा हाँ? करेगा साहब। समझ में नहीं आ रहा तुझे? तेरा बेटा एक आतंकवादी है, देशद्रोही। अरे RDX से लेकर न जाने कैसे कैसे बम निकले उसके पास से। वांटेड था, मारा गया गोली से साहब और इस देश का भला हो गया। साहब मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा साहब, मैंने तो बस उसकी बॉडी मांगी है साहब, और तो अरे आतंकवादी की बॉडी ना दी जाती, समझा? सर बॉडी तो हम पाकिस्तानी आतंकवादी की भी वापस करते हैं।
तुझे बताऊं मैं, हैं बेटा, बताऊं? अभी एक केस करके अंदर डाल दिया ना, तो तेरे माँ बाप भी इनकी तरह रोते फिरेंगे यहाँ पर। साहब, इसे मत पूछो साहब, ये बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं साहब। पर साहब, ये बताइए, क्या एक 19 साल का बच्चा आतंकवादी कैसे हो सकता है साहब? क्यों भाई? आतंकवादी होने के लिए भी भाई कोई एज लिमिट होती है? पर साहब, उसके घर वालों को कुछ तो पता होगा। पर साहब, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो देश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साहब, वो तो बस नुक्कड़ नाटक किया करता था, गीत कविताएं लिखता था और देश को जागृत करने की कोशिश कर रहा था साहब। रही हुई तो थे उसके बम जो सीधे जाकर फटे हैं सरकार के सिर पर। और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने कुछ देखा ही कौन है कि वो बम फोड़ने की क्या तैयारी करने लग रहा था। इन बमों से तो सब हिल के रह गए, मरना तो था ही ना उसने। साहब, वो इस देश का बच्चा है, भला इस देश का बच्चा अपने ही देश को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है साहब? अब हो सकता है कोई सवाल वगैरह पूछे हो और आपने कह दिया कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, मार डालो उसे। नहीं साहब, नहीं। ऐसा है, हमने ना उसे मारा नहीं, तो वो खुद मरा अपनी हरकतों से। भाई हमने तो कहा था रुक जा, विनय रुका, तुम्हारा नहीं, मेरा आसान नहीं मर सकता। मैंने फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। वो कह रहा था हमें बचा लो। वो जिंदा था। वो जिंदा है। देख चच्ची, ऐसा है, हमारे पास चल रही है पुलिस की शॉर्टेज। वैकेंसी तो बहुत है पर भर्ती को ना हो रही। महिला पुलिस तो वैसे भी कोनी हमारे पास, तो तू निकल, वरना रात में तुझे और तेरे पति दोनों को भीतर कर दूंगा। समझी ना? समझी? तो हमें अंदर कर दो, हमें अंदर। हम भाई नहीं मर जाएंगे, अपने बेटे को लिए बगैर नहीं जाएंगे। कितने सीधे हैं ना ये लोग, हाँ? ये नहीं जानते कि जनता सोचती नहीं है, सिर्फ सुनती है। अरे एक लफ्ज भी कह दिया ना किसी से कि एक आतंकवादी देशद्रोही के माता पिता हैं, तो भैया इनका तो ना कीमा बनाकर यहीं सड़क पर फैला देगी जनता। भाई देश के लिए कुछ करे या ना करे, देशद्रोहियों के नाम पर तो खून की प्यासी हो जाती है जनता। नहीं जानते तो दिखाऊं एक नमूना है? अरे जरा सब्र रखो। बेटा सुनो, तुम इस चक्कर पे मत पड़ो बेटा। हमारा क्या है, हम तो अपने बेटे के लिए जिंदा हैं। अगर मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बेटा, हमारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे बेटा? नहीं अंकल, आज़ाद ने जो हमें सिखाया था, बताया था, वो जब याद आता है तो लगता है हम कुछ तो काम है अपने देश के। हमारा देश ऐसा कहा था अंकल, जहाँ बोलना पाप समझा जाता था, जहाँ बोलने से पहले डर लगता था। ये अंग्रेजों का देश नहीं है अंकल, ये मेरा आजाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है मेरा। मर ही जाएंगे ना तो तैयार है, पर फिर से गुलाम नहीं बनेंगे। नहीं, मेरा आसान नहीं मर सकता। अगर वो मर गया तो ऐसे देश का क्या काम जहां उसके नागरिकों को सुरक्षा नहीं, जहां उसके नागरिकों पर विश्वास नहीं। ऐसे देश का क्या काम? समझने की कोशिश तो करते वो बच्चा कहना क्या चाहता है। जी, लानत है ऐसे देश पर। उस बच्चे से डर गए। वो सच्चा था, वो सच्चा देशभक्त था। सही को कुचलने वाले अनेक आए और अनेक गए, पर इतिहास गवाह है कुचलने वालों का हश्र कभी ठीक नहीं हुआ करता, और वो अमर होकर नहीं आते। 10-10 सिर होने के बावजूद मरा तो रावण भी था। बेटा, तुम्हारा खून गर्म है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे बेटा? कह देना अंकल कि वो अपने देश पर कुर्बान हो गया। अंकल आप चलो, अंकल आप कहा था ना सब्र
अपने आप आकर इनके सब काम कर जाएगी। हाँ? अरे इसीलिए तो हम आजकल पुलिस वालों की भर्ती नहीं कर रहे हैं भाई, उन्हें तो तनख्वाह भी देनी पड़ती है, लेकिन जनता तो ना मुफ्त में सब काम बढ़िया से कर जाए, और ऊपर से कोई ह्यूमन राइट्स का पंगा भी नहीं। ठीक कहा साहब आपने, जनता को समझ कम आ गया, इसका तो खून खोला है बस। वैसे सच तो वो लौंडा भी कह रहा था, पर उसको सुन के जनता का खून कभी खोला ही कौन। जिनका खोले वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर 2-4 गाली देख के अपनी देशभक्ति की इच्छा पूरी कर ले और फिर चैनल बदल दे। वैसे जनता का सही बात पर खून क्यों ना खोले है, हमेशा गलत बात पे क्यों एक्शन ले जनता। किस साइड में है भाई? तू राजा की तरफ रह, प्रजा मत बन, वरना कुचल दिया जाएगा। औकात ना है साहब हमारी बगावत करने की, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, बिना दिल के बिना दिमाग के हैं। तनख्वाह और ऊपर की कमाई होती रहे, जेब खर्चे चलते रहे साहब। वैसे याद आया, वो तेरा बेटा किसी रेप और मर्डर केस में फंस गया था ना, निकल आया क्या? हाँ साहब, जैसे 2 नंबर से कमाया था वैसे 2 नंबर में लाग गया। फिर वैसे चक्कर में फंसा कैसे? जैसा पैसा वैसा खून हो जाता है साहब। याद है आपको, आप क्यों होया करते थे, कैसी कैसी अच्छी बातें होती थी आपकी कि आप दुनिया से भ्रष्टाचार हटा देंगे, आपकी बातें दिल छू लेती थी। बस लगता ही था कि देश बदलने वाला है। देश तो ना बदला, पर ये जरूर बदल गए। रोड देखा है कभी? आपने देखा है क्या कितना धीरे धीरे चलता है ना? कभी सोचा इतनी धीरे धीरे क्यों चलता है? हाँ? ये बताने के लिए कि भाई रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तो कुचल के निकल ही जाऊंगा। कांस्टेबल, वक्त के हिसाब से नहीं चलेगा तो वक्त तो भैया कुचल के निकल ही जाएगा। अरे चाहता मैंने कि वो लड़का मेरे हाथों से मारा जाए। भाई भाई मैंने तो चाहा था समझ जाए। अब तू ही बता, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? वैसे वैसे क्या कहता था वो लड़का? सर देखिए कभी उसके सान की आंखें जब एक बेवक्त की बरसात में उसका सब कुछ चला जाता है, एक कर्ज से उभर नहीं पाता और दूसरा कर्ज उसके सिर पर आ चढ़ता है। क्यों नहीं वो सरकार जिम्मेदारी लेती है? हाँ, अगर वो खेती ना करे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब सबको खेत नहीं, इमारतों के जंगल चाहिए, जंगल। साहब दिल पर लगी थी उस लौंडे की बातें। कभी सुनी है आपने उन लड़कियों की सिसकियां, जिसे सुनकर एहसास तो हो जाता है तुझे रेप करके मार दिया गया है, पर हम उसकी चिता जलाने में भी उसका हाथ ना दे पाते। तो भाई क्या करेगा? बगावत, और उसके बाद क्या मिलेगा तुझे? बाबा जी का ढुल्लू, शायद शांति। और तब सोने नहीं, बोतल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा साहब, नींद अपने आप आ जाएगी। भाई अगर ऐसे शांति मिलती होती ना, तो ये जो बाहर बैठे ना धरना दिए हुए, ये सब अपने अपने घरों में शांति की नींद सो रहे होते। अब साहब जिसका जवान बेटा पुलिस की गलती से मारा गया हो, वो कैसे शांति की नींद सो सकता है? अरे पागल हो गया तू? यार मैंने चाहा था गोली चल जाए, हैं? मैंने तो चाहा था समझ जाए, और तू नहीं जानता यहां रखी हुई आधी से ज्यादा बंदूकें तो जंग खाई हुई हैं। इधर चलाओ तो उधर चलती है। यार उस दिन जिस बंदूक से गोली चली थी, उसे आज तक तो चल ना पाई थी। हाँ साहब, वो कंडम थी वो। अरे इसीलिए तो उठाई थी मैंने, डराने के लिए। और ऊपर से इतना प्रेशर। और ये प्रेशर, अरे इतना प्रेशर
इन लड़कों की आवाज शांत कराओ, इनकी आवाज शांत कराओ। आवाज शांत कराने को कहा था साहब, पर आपने तो लौंडा ही शांत कर दिया। अरे मेरे बाप, मुझे थोड़ी पता था कि वो बंदूक सीधी चल जाएगी। यार यार हम मातहत हैं, हमें जो ऊपर से हुक्म मिलता है हम वही तो करते हैं। हम अपनी शपथ में भी तो यही कहते हैं। नौकरी पास करके जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमारा दिल और दिमाग दोनों खरीद लेते हैं। हमारी शपथ में भी तो हम यही कहते हैं कि सब कुछ करेंगे लेकिन दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीने में दर्द नहीं होता साहब आपके? तो कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई? कहां सोचने की इजाजत है? हाँ? कहां सोचने की इजाजत? हमें जो हुक्म मिलता है हम वही करते हैं। हमसे कहा जाता है पकड़ लो उसे, पकड़ लिया साहब, उसका रिमांड ले लो। जी साहब रिमांड ले लिया, इसको केसों में फंसा दो, केसों में फंसा दिया, गोली मार दो साहब, गोली मार दी साहब। चुप रहो, इंसाफ की बातों का दो गला घोट। जी हुजूर, इससे मिलेगी आपको तरक्की हुजूर। क्या हुआ जो आप पहरे हैं हमारी ही तरफ से, आवाज आकाओ की लंगड़े पैर में दे चाल फूंक। क्या देख रहा है? यो ही देख रहा हूँ, जब इंसान अपने से भी सच बोलना छोड़ देना कि समझ जाओ कि देश के हालात अच्छे ना हैं। खुदार, तुझे एक मुफ्त की सलाह देता हूं। तो जब तक इस वर्दी में है ना और सोच भी वर्दी वाली है तो इस आम जनता से अलग दिखेगा और बचा रहेगा। अगर तू वर्दी में है और सोच जनता वाली तो समझ मेरा काम खत्म। जा रहा है बे? सबूत चुपाण साहब। अपना घर, अपनी जान और 2 वक्त की रोटी इंसान को हम जैसा बना देती है, और ऊपर से आजकल तो बीवी की शान और बच्चों की डिमांड जाने क्या क्या करने पर मजबूर करवा देते हैं। आप सर की इससे क्या लेना देना? आप तो भाई तमाशा देखिए, मेरी तो ड्यूटी खत्म हुई, मैं अपने घर चलता हूँ। जय हिंद। आइए जनाब, मैं अपने गांव की सैर कराता हूँ। बहुत सुखी से है हम, मैं आपको दिखलाता हूँ। पिटता है हर रोज तले ठाकुरों के मार्ग में, अस्मिता लुटती है मुन्नी की सारे बाजार में। सुर्खियां समाचारों की, नोट से दे रंग बदल। आइए जनाब, मैं अपने गांव की सैर कराता हूँ। बहुत सुखी से है हम, मैं आपको दिखलाता हूँ। मुंह पर चिपकाए उंगलियां, विकास के नारे लगाते हैं हम। खुशकिस्मती है हमारी कि आज भी हाथों से पखाना उठाते हैं हम। आइए ना, ऐशो आराम से मेरे थोड़ी सी जलन खाइए। रोटी नहीं है तो क्या हुआ, है जहर, जरा से चख के जाइए। सवाल का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज दिमाग बहका, सवाल तो जेल की हवा खाइए। तो अब लोकतंत्र की अस्थियों का कीजिए पिंडदान और लीजिए अब ये जूता मेरे सिर पर मजे से बजाइए। आइए जनाब, मेरे गांव की ये तस्वीर भी देखते जाइए।
हेलो सर। हाँ दीता बोलो। सर मैं आसार की स्टोरी करना चाहती हूँ। आसाद? कौन आसाद? वो आतंकवादी? हाँ हाँ करो। ऐसे देशद्रोहियों को दुनिया के सामने लाना ही चाहिए। नहीं सर, ये आसार आतंकवादी नहीं था। ये पुलिस अपनी गलती सरकार पर डाल रही है। अरे देखो दीता, जो भी है हमारी कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार भी खुश हो और पुलिस भी। अरे हम क्यों किसी पंगे में पड़े? नहीं सर पंगे? सर ये पंगे क्या भाषा है? सर हम तो सच दिखाने के लिए है ना। सर मैं सच दिखाना चाहती हूँ। सर मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है इसमें सर। क्या हमने 24 घंटे का चैनल इसलिए खोला हुआ है कि किसी को भी सोचने का और रिसर्च करने का मौका मिल जाता है? वाह! अरे जैसा ऊपर से बंद करा है वैसा का वैसा पढ़ दिया करो। सर मैं समझी नहीं। फायर समझ में आता है? आता है? अगर जल्दी अपनी औकात में नहीं आई ना तुम तो वो हो जाएगा तुम्हारा। और सच तो ये है मैडम, हमें ना सच्चे पत्रकार नहीं और दिमाग वाले तो कते ही नहीं, हमें तो मोहल्ले में लड़ने और लड़वाने वाली सुंदरियां चाहिए, सुंदरियां। सर तो आपके इंस्टीट्यूट में यही सिखाए ना? ये न्यूज़ पढ़ना, समझना, ये सब क्यों सिखाया जाता है? अरे वो 10 साल पहले के चैप्टर में शामिल था मिस बुलंदआवाज। अब हमारा सारा कोर्स ऊपर से बंद कराता है, जिसमें चीखना, चिल्लाना, थप्पड़ मारना, भड़काना वगैरह वगैरह। और मर्यादा रखे, इसका तो चैप्टर ही अलग है। और अगर कुछ ना मिल रहा हो तो आसमान में क्या हो रहा है और समुद्र में क्या हो रहा है वो दिखाना, और दूसरे देशों के युद्ध का डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट, बस। और हाँ एक बात और, जो एंकर लड़ सकते हैं और लड़वा सकते हैं वही एंकर तरक्की पाते हैं मैडम, और हमारे हुक्मरानों से बातचीत करने का मौका भी। अगर अभी भी बात समझ में ना आई हो ना तो ऐसा करो, कुछ दिन के लिए घर में आराम करो, ठीक है? और जब सच्ची पत्रकारिता का बुखार उतर जाए तो आ जाना, रख लेंगे तुम्हें फिर से। सर कुछ ना मिला ना तो पकोड़े बेच लूंगी, चाय की टपरी लगा लूंगी, पर आपके पास मुड़कर नहीं आऊंगी। तो ऐसे नहीं मानोगे तुम, है ना? तो लगाओ तुम्हारे पीछे भीड़, एजुकेटेड भीड़, जो व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और यूट्यूब मीडिया के फेक न्यूज के झूठ की मुरीद है। लगाओ? ये क्या कह रहे हैं सर आप? अरे मिस खोलता हूँ देशभक्त, आप सिर्फ नौकरी कीजिए, अच्छी अच्छी मॉडर्न ड्रेसेस पहनिए, बढ़िया बढ़िया मेकअप लगाइए और बन जाइए ड्राइंग रूम की दुनिया की आइडल एंकर। अब ऑप्शन आपके पास है, दाएं छोर पर टर्मिनेशन लेटर पड़ा है और बाएं छोर पर ट्रोल करती भीड़, इसकी एक एक गाली आपके कैरेक्टर को उछालती हुई, यहाँ तक कि आपके माँ बाप, भाई बहन, पति और बच्चों तक कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि भीड़ भीड़ होती है मैडम, उसके बाद दिमाग नहीं होता, तभी तो किसी की पैदा हुई बच्ची के साथ बलात्कार करने की धमकी का ट्वीट कर देती है और उसे जेल भी नहीं होती। लेकिन आपको जेल हो सकती है मैडम। फोन काट दिया, तरुण मग्गू का फोन काट दिया, पछताओगी एक दिन। आपका बेटा मर चुका है। जब आपको ये बताया जा चुका है तो आप किसके इंतजार में बैठे हैं? अपने बेटे की लाश के इंतजार में बेटा। नहीं मिलेगी, कभी भी आपको अपने बेटे की लाश नहीं मिलेगी। वो तो कब की जंगल में ले जाकर जला दी गई है। तो राख ही दिखा दो बेटा, उसी से हौसला कर लेंगे। सुनती थी, पढ़ती थी कि सच को मार देते हैं, सच को जला देते हैं। सच इतना प्रभावशाली होता है कि झूठ को उससे डर लगता है। पर अब नहीं, अब लगता है सच नहीं झूठ प्रभावशाली होता है, क्योंकि झूठ के साथ जीना बहुत आसान होता है ना। मेरा बेटा भी चाहता तो झूठ के साथ जी सकता था, पर उसने सच को चुना और मारा गया इन झूठ को पालने वाले लोगों के हाथों से। अब आप लोग ही बताएं, आप लोग ही बताएं, आने वाले बच्चे
मेरे पास जवाब। क्या जवाब दूं? एक धरने पर बैठी हुई माँ को, एक पिता को जिसकी कोई शिकायत नहीं है, बस ये विनती है कि उसको उसके बेटे की राख ही मिल जाए। जानती हूँ, एक रात इन्हें भी कहीं उठाकर फेंक दिया जाएगा। खुशी तो है इस बात की कि आजकल अमीर गरीब सब बराबर है। आपको सिर्फ चाटुकारी आनी चाहिए, नहीं आती तो देखे क्या है, एक से एक शस्त्र लिए बैठे हैं आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए आपके हुक्मरान। मेरी किसी से कोई अपील नहीं है कि आइए इनका साथ दीजिए, आवाज उठाइए, न्याय मांगिए, कुछ भी नहीं। अंजी मैडम, क्या किससे कह रही हैं आप? अरे कोई किसी की ना सुना कर रहा है। आप सुनिए ना, आप तो पुलिस हैं। अरे मैडम, आपको मारी लगाम नहीं दिखाई दे रही? मैं एक मारी लगाम अड़ेक, दिमाग नहीं, दिल नहीं, तनख्वाह नहीं, समय नहीं, बद्दुआओं का ढेर है ढेर। गलत करने पर दुनिया की बद्दुआएं खाते हैं, सही काम ना होने पर अपने हुक्मरानों की लात, और समय न देने पर अपने बीवी बच्चों का गुस्सा। और रिश्वत खाने की बात तो की नहीं आपने। तो मैडम यही तो कहने आया था कि आप कुछ ना खाना, अब जीना है 2 दिन जीऊं पर मरूं मुस्कुराता हुआ। अरे थक गया हूं यार मैं जी हुजूरी करता हुआ। हेलो दीता। हेलो। हेलो। हाँ दीता, अब तुम्हें ना चैनल से निकाल दिया गया है। अब तुमको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू सर, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैं खुद ही आपको फोन करने वाली थी। वो क्या कहा था ना सर आपने, फायर, तो मैंने अपनी लाइफ से आपकी कंपनी को फायर कर दिया। पत्रकार नहीं, बिजनेसमैन नहीं। आप अपनी दुकान चलाइए सर, हम अपना देश चला लेंगे। पछताओगी लड़की, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है। नाम याद रखना, तरुण मग्गो, गो टू हेल। हेलो सर। हाँ सर, सर मैंने वो सवाल पूछने वाली लड़की को ना फायर कर दिया सर। हाँ सर, निकाल दिया। मैंने ठीक किया ना सर? सर जनता भी तो यही चाहती है ना सर कि सच उन तक ना पहुंचे, वरना इतने अस्पताल कहाँ है हमारे पास जो उन्हें हार्ट अटैक आने पर ट्रीटमेंट दे सके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर सर, क्या मैंने तलवे चाटने का एग्जाम क्लियर कर लिया ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। विश्वास नहीं है पर निराशा भी नहीं है। देखिए ना, कितनी मजबूत है मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा दोस्त। बैठे हैं इसे इंतजार में कि कभी तो वो सुबह आएगी जब उनके बेटे पर से आतंकवादी होने का आरोप हटेगा। शायद उनके बेटे की लाश मिल जाएगी, लाश नहीं तो राख ही मिल जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी जब एक सवाल पूछने वाले पर गोली नहीं दागी जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
थैंक यू आप सभी का यहाँ आने का, आपके समय का, आपका इतनी पेशेंटली इस प्ले को देखने का तहे दिल से शुक्रिया। टाइम फॉर क्रेडिट्स। हमारा गीत बाबरामन, जो कि अब हमारे इस ग्रुप का नाम भी बन चुका है, बाबरामन थिएटर ग्रुप, उसके लेखक थे और हैं स्वानंद किरकरे। इस नाटक का नाम और इसकी थीम साहिर लुधियानवी साहब के गीत वो सुबह कभी तो आएगी पर से प्रेरित हुआ है। हम इन दोनों को तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं, इनका शुक्रिया करते हैं। और अब मैं आपका हमारे इस प्ले वो सुबह कभी तो आएगी इसके एक्टर्स से इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे पहला नाम मिस्टर वीपी कालरा, हमारे सबसे अनुभवी एक्टर, जो कि हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। राग के किरदार में आसाद की मां जो कि दूसरी तरफ खड़ी हमारी न्यूज रिपोर्टर आदिता, इस नाटक के मुख्य कलाकार आसार का किरदार निभाने के लिए जोरदार तालियां दर्ज कीजिए। कांस्टेबल में मेरे साथ थे साहिल सिद्दीकी। अब ये दिन कैंडे न्यूज चैनल के मैनेजर, आदिता के बॉस, मेरे दोस्त मिस्टर अरुण मग्गो। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिना ये नाटक संभव नहीं। बैक स्टेज की पूरी टीम को मैं एक एक करके यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले नवदीप, मैं दर्श के दोस्त को तो भूल ही गया, सैदव के रोल में नवज्योति कहाँ हैं आप? प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। तमन्ना, मोहित कहाँ हैं? प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। कम हियर। विकास, दैट इज तमन्ना। उस तरफ आ जाओ, उस तरफ बहुत जगह है। कम तमन्ना, ऑन दैट साइड। पृथ्वी, विभा on the stage. Please. Nishal, round of applause for Nishal. विकास और निश्चल दोनों एक साथ लाइट पर हैं। और फिर ब्रजेश अभी और काम नहीं करना, यहाँ आ जाओ ब्रजेश। और इस प्ले का म्यूजिक दिया रोहन ने। एक महत्वपूर्ण किरदार जिन्होंने निभाया, जिनकी सहयोग के बिना शायद इस प्ले को आज यहाँ तक लाना नामुमकिन था, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। आज की प्रस्तुति Rajesh and Rohan, a round of applause to both of them, the lights and the sound men. आज की प्रस्तुति के करता धरता हमारे प्रोड्यूसर, जोरदार तालियों के बीच मैं स्टेज पर बुला रहा हूं योगेश जी को। योगेश जी प्लीज आइए।
ये था, म्यूजिक कौन बजाएगा? जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबरा मन की नींद, वो सुबह कभी तो आएगी। उसकी लेखिका, निर्देशिका, इस ग्रुप की मातृका, हंसिका, डांटिका, हमारी सबकी सुनीता। और आखिरी में आपका बहुत जोर शोर वाली तालियों से धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रकांत, पुलिस इंस्पेक्टर के रूम में। शायद बाहर थोड़ा सा जूस और चाय पानी होगा, बच गया होगा। तो आप रखा है, वैसे मैं लेके आई हूँ। तो आप ज़रूर लें, और अगर आप हमारे आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं उनसे मिलें, थोड़ी गप्पे मारें और फिर जाएं। बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे अगले नाटक को आप देखने ज़रूर आएंगे, दिल से।